अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने लाइबिलिटीज का चैप्टर कवर किया था। हमने ये डिस्कस किया था जब कंपनीज को पैसों की ज़रूरत होती है, फाइनेंसिस की ज़रूरत होती है, तो कंपनी के पास दो तरह की ऑप्शंस होती हैं फाइनेंसिस रेज करने की। एक डेट के ज़रिए, दूसरा ओनर्स इक्विटी के ज़रिए। डेट, जिसको हम लाइबिलिटी भी कहते हैं, उसको हमने पिछले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस किया। बेसिकली क्रक्स क्या था कि जब डेट पे या लाइबिलिटी पे कंपनी पैसे बोरो करती है तो कंपनी लायबल होती है कि वो ओरिजिनल अमाउंट लमसम, वो ओरिजिनल अमाउंट जो है वो आपके डेटर को या क्रेडिटर को वापस करनी होती है, और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक, और ऑन टॉप ऑफ इट जो है कोई ना कोई इंटरेस्ट जो है वो पे करना होता है। वेयर एज दूसरी ऑप्शन जो है वो कंपनी के पास फाइनेंसेस या फंड्स को रेज करने की, वो थ्रू स्टॉक होल्डर्स इक्विटी है, थ्रू ओनर्स इक्विटी है। तो इस चैप्टर में हम ओनर्स इक्विटी को डिटेल से डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे कि जब ओनर कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो फिर उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है। अच्छा, सबसे पहले तो हमें जब ओनर्स इक्विटी को देखना है तो ओनर्स इक्विटी का ताल्लुक चूंकि ओनर्स के साथ है, और ओनर्स इक्विटी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, उसकी नेचर क्या है। हम जिस तरह हमने देखा कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप है होती है, जिसमें एक ही ओनर होता है। फिर हमारे पास पार्टनरशिप्स होती हैं, पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा ओनर्स होते हैं। और फिर उसके बाद आ जाती हैं कॉरपोरेशंस। कॉरपोरेशंस जो हैं वो उसमें कई कई मतलब पार्टनर्स हो सकते हैं, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, मिलियंस में भी हो सकते हैं। तो कॉरपोरेशंस जो हैं वो बड़ी कंपनीज, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जनरली। तो आप जब आप इस चैप्टर को हम देखेंगे, या हम अकाउंटिंग 1 और 2 को जब भी हमने देखा, तो हमारा जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस होगा वो कॉरपोरेशंस होंगी। हम जब अकाउंटिंग की बात करेंगे तो हम कॉरपोरेशंस की बात करेंगे, हम सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे। वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होंगी, ऑल्दो मेन कॉन्सेप्ट यही होता है, लेकिन थोड़ा सा उसकी प्रेजेंटेशन का और उसकी चीज़ों का थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो आपने जहन में रखना है कि कॉरपोरेशंस जो हैं वो हमारे जहन में आनी चाहिए जब भी हम ये बात कर रहे हैं किसी भी कंपनी की इस चैप्टर में या इस कोर्स में। अच्छा, कॉरपोरेशंस वैसे तो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आपके जहन में कौन सी कॉरपोरेशंस आनी चाहिए? लेट्स से कोक आनी चाहिए, पेप्सी आनी चाहिए, यूनिलीवर आनी चाहिए, प्रॉक्टर एंड गैम्बल आनी चाहिए, टोटल स्पार्को आना चाहिए, पाकिस्तान स्टेट ऑयल आना चाहिए। ये तमाम वो कंपनीज हैं जो कॉरपोरेशंस हैं और पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको देखते हैं। कॉरपोरेशन, पहली बात है क्या? कॉरपोरेशन इज एन एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ। ठीक है, इसको प्रॉपर आपने रजिस्टर कराना है, इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी। मतलब जिस तरह फर्ज करो एक दिन मैं उठा, मैंने कोई बिजनेस शुरू कर दिया, मैंने कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, मैंने कुछ चीज़ें खरीदी और मैंने बेचना शुरू कर दी। अब मैं क्या सोल प्रोप्राइटर हूँ, कुछ रजिस्टर नहीं है, कुछ नहीं है, बगैर रजिस्ट्रेशन के बाय लॉ में मेरी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती, कुछ नहीं है। तो ये एक तो फॉर्म ये होगी। उससे नेक्स्ट स्टेप है, मैं और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर कुछ चीज़ें खरीदी, बेचनी शुरू कर दी। अब क्या हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी रजिस्टर्ड नहीं है, कोई हमारी डॉक्यूमेंटेशन रजिस्टर्ड नहीं है, हमने नहीं कराई, ना ही लॉ हमें रिक्वायर करता है कि हम रजिस्टर करें। ऑल्दो पार्टनरशिप्स और सोल प्रोप्राइटरशिप्स भी रजिस्टर होती हैं, लेकिन बाय लॉ रिक्वायर्ड नहीं है। ऑन दी अदर हैंड कॉरपोरेशन जो हैं वो आपको रजिस्टर करानी पड़ती हैं। आप दे आर एन एंटिटी क्रिएटेड बाय
लॉ। एंड फिर एग्जिस्टेंस इज सेपरेट फ्रॉम ओनर्स। इसका मतलब ये है कि जब आपने एक कंपनी रजिस्टर कराई है तो फिर वो कंपनी और उसके ओनर्स दे आर टू सेपरेट लीगल एंटिटीज। इसको हम आगे जाके डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है कि आपको चीज़ समझने की जो चीज़ है वो ये है कि आप और आपका बिजनेस अगर कॉरपोरेशन के तौर पे रजिस्टर्ड है तो ये दो डिफरेंट सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं, ठीक है। दूसरी पे उसके बाद हैज़ राइट्स एंड प्रिविलेजेस। इसी तरह जब अगर आप और आपका बिजनेस अलहदा एंटिटीज हैं, इसका मतलब है आप दोनों की आपके राइट्स और प्रिविलेजेस भी फर्क होंगे। मतलब ये कि लेट से अगर आप टैक्स की बात करें तो आप एज एन इंडिविजुअल आप पे और टैक्स रेट अप्लाई होगा, लेकिन उसी कॉरपोरेशन जिसमें आपकी ओनरशिप है, ओनर हो, उस कॉरपोरेशन के ऊपर जो है और टैक्स लॉज अप्लाई होंगे। तो ये मतलब है जब हम कहते हैं हैज राइट्स एंड प्रिविलेजेस। अच्छा, उसके बाद कॉरपोरेशंस जो हैं वो प्राइवेटली और क्लोजली हेल्ड हो सकती हैं। मतलब अक्सर आपने देखा होगा ना, कंपनीज होती हैं, कंपनीज के आगे लिखा होता है पीवीटी लिमिटेड। पीवीटी लिमिटेड इसका मतलब है प्राइवेट लिमिटेड। पीवीटी लिमिटेड कॉरपोरेशंस वो कॉरपोरेशंस हैं जो एक कॉरपोरेशन के तौर पे रजिस्टर्ड तो हैं, लेकिन उनकी ओनरशिप, उनकी मलकियत चंद लोगों के हाथ में है। जनरली फैमिली मेंबर्स हैं उनके हाथ में है। आपका आपके पास जो है वो उसके ओनर्स या डायरेक्टर्स जो हैं वो थोड़े मतलब कुछ चंद लोगों के पास उस कंपनी की ओनरशिप है। इसको हम कहते हैं प्राइवेटली और क्लोजली हेल्ड। और फिर दूसरी ऑप्शन है पब्लिकली हेल्ड कॉरपोरेशंस। पब्लिकली हेल्ड कॉरपोरेशंस कौन सी कॉरपोरेशंस होती हैं? ये वो कॉरपोरेशंस हैं जिनकी ओनरशिप जो है वो मार्केट में बिकती है। कोई भी चाहे जाके उस कंपनी की ओनरशिप खरीद सकता है। पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज तकरीबन 561 कंपनीज हैं जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, PSX, ठीक है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं ये कंपनीज जो हैं। इनके शेयर्स जो हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे खरीदे और बेचे जा सकते हैं। आज आप जाओ और जाके आप जो है वो इन कंपनीज में ओनरशिप उनके शेयर्स खरीद सकते हो। और जब आप उनके शेयर्स खरीदते हो तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो। इसका मतलब है ये कंपनी क्या है? पब्लिकली हेल्ड, कि आम आवाम में से, पब्लिक में से लोग जाके उस कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। कुछ छोटी छोटी एग्जांपल्स जो हमारे अगर देखा जाए हमारे पाकिस्तान में तो PSX पे जो बड़ी आम मशहूर कंपनीज जो रजिस्टर्ड हैं, पाकिस्तान स्टेट ऑयल है। मतलब आज आप जाके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से PSO का शेयर खरीद के PSO की ओनरशिप में शामिल हो सकते हो। नेस्ले के शेयर्स बिकते हैं, टोटल स्पार्को के हैं, आपकी OGDCL है, नेस्ले है। ये सारी कंपनीज जो हैं ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। इनकी ओनरशिप जो है वो आम आवाम भी इन्वेस्ट करके खरीद सकती है। ऐसी कंपनीज को कहते हैं पब्लिकली हेल्ड कॉरपोरेशंस, ठीक है। और उनके आगे जिस तरह मैंने कहा प्राइवेट वालों के आगे नाम के आगे लिखा होता है PVT लिमिटेड, इनके आगे लिखा होता है पब्लिक लिमिटेड, ठीक है जी। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या फर्क क्या है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में और कॉरपोरेशन में? फायदा, फवायद और नुकसानात क्या हैं इन तीनों फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस के? अच्छा, अब एडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सबसे पहले लिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी फॉर स्टॉक होल्डर्स। इसका मतलब ये है कि जिस तरह हमने कहा कि कंपनी और ओनर दो सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं। कॉरपोरेशन में ओनर अलहदा है, कॉरपोरेशन अलहदा है। अब मैंने लेट से अपनी 1 करोड़ रुपया, मेरे पास लेट से 5 करोड़ के मेरे पास एसेट्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 5 करोड़ के एसेट्स हैं। मैंने 1 करोड़ की एक कॉरपोरेशन बना दी और मैंने उसको इनकॉर्पोरेट करा दिया। मैंने उसमें अपना 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दिया।
अब क्या हुआ कि अब क्या है, मैं अलहदा हूँ और मेरी कॉरपोरेशन अलहदा है। मेरे एसेट्स क्या हैं, 4 करोड़ जो कॉरपोरेशन बनाने के बाद बचे, प्लस 1 करोड़ वो जो मेरी कॉरपोरेशन में इन्वेस्टमेंट है, और कॉरपोरेशन के पास क्या है, 1 करोड़। अच्छा, अब लिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आपकी कॉरपोरेशन लेट से कोई ट्रकिंग इंडस्ट्री की थी, या ट्रक्स आप चलाते हैं, हाँ। अच्छा, ये बल्कि अभी आपको याद, लेट से इसको, बल्कि इसको अब हम करंट सिचुएशन से देख लेते हैं। आपको याद है अभी सुएज कैनाल जो है वो ब्लॉक हो गई थी। एक शिप है एवरग्रीन, ठीक है, वो इतना बड़ा शिप था एवरग्रीन, वो कंटेनर शिप था, और जिसपे मेरे ख्याल में 200,000 कंटेनर्स थे उसके ऊपर। और सुएज कनाल जहाँ से दुनिया का 9% ट्रेड गुजरता है, वो कंटेनर जो है वो उधर इजिप्ट के पास सुएज कनाल में आके वो फंस गया। अच्छा, वो छोटी सी नैरो सी कनाल है, क्रॉसिंग है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में। तो आपका वहां पे क्या हुआ कि जब वो शिप फंस गया वहां पे, तो जो तमाम दुनिया का ट्रेड था जो वहां से गुजरता था वो रुक गया। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि अब रोजाना की बेसिस पे उस शिप की वजह से जो है वो कितना नुकसान हो रहा है, अरबों डॉलर का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रोजाना का नुकसान हो रहा है। अच्छा, अब लेट्स अज्यूम इसको एग्जांपल, अब लेट्स से उस एग्जांपल से कंपेयर करें कि मेरे पास 5 करोड़ के एसेट्स से मैंने 1 करोड़ से लेट्स से वो शिपिंग कॉरपोरेशन बनाई, ठीक है, जिसमें वो मेरा एक ही शिप था, और एक शिप मैंने वो खरीद के मैंने कॉरपोरेशन बनाई, अब मैंने काम करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि ये मेरी शिप की वजह से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होना शुरू हो गया, नुकसान हुआ। लेट्स से लोग कोर्ट में चले गए और उन्होंने कहा जी इसकी कंपनी की वजह से हमें लेट्स से 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। अब गवर्नमेंट कहती है, वो कोर्ट कहती है हाँ जी इसकी वजह से नुकसान हुआ है, ये नुकसान पूरा करे। अब लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी या सेपरेट ओनरशिप लीगल एंटिटी का क्या मतलब है? अब मैं क्या कहता हूं, अब मैं कहता हूं, कोर्ट कहती है हाँ भाई 10 करोड़ रुपया दें। अब मैं कहता हूं भाई मुझे क्या पता, ये कॉरपोरेशन अलहदा है, मैं अलहदा हूं, आप इससे पूछें। अब क्या है, अगर कॉरपोरेशन के पास टोटल 1 करोड़ रुपया है जो कि मैंने ही लगाया था, अब मेरा नुकसान कितना है, मेरा नुकसान मैक्सिमम उस 1 करोड़ तक का है जो मैंने उस कॉरपोरेशन में लगाया था। लिमिटेड लाइबिलिटी है ना, जितने मैंने पैसे लगाए थे बस उतना मेरा जाया होंगे। ये नहीं है कि कॉरपोरेशन ने 10 करोड़ का नुकसान कर दिया तो कॉरपोरेशन का 1 करोड़ जो मैंने लगाया था वो भी जाया हुआ, और वो मेरे आके पर्सनल एसेट्स को भी बेचें कि भाई 10 करोड़ का नुकसान पूरा किया जाए, नहीं। बस लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये है, और सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंट एंटिटी का मतलब ये है, कॉरपोरेशन अलहदा है, मैं अलहदा हूँ। मैं उतना ही जिम्मेदार हूं जितना मैंने कॉरपोरेशन के अंदर इन्वेस्ट किया है, ज्यादा से ज्यादा वो जाया हो सकता है, उससे आगे जाया नहीं हो सकता। लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर आपका कारोबार नुकसान करे और आपको वो पूरा करना हो, या किसी कोई आपके कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, या कोई आपने किसी का पूरा करने हैं पैसे, तो बिजनेस पहले बिजनेस बेचा जाएगा। बिजनेस बेच के पैसे पूरे हो जाए, वेल एंड गुड, नहीं होते तो मेरे जाती एसेट्स को भी बेचा जाएगा। लेकिन जब लिमिटेड लाइबिलिटी की बात होती है तो इनकॉर्पोरेशन जो है, वो कॉरपोरेशन जो है वो बस लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, नुकसान उतना ही होगा जितना आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया। फिर आ जाते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, ये एडवांटेजेस में है। अच्छा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप का मतलब है, जैसा मैंने अभी कहा, आप अभी चाहे जाएं, आप जाके पाकिस्तान स्टेट ऑयल के शेयर्स खरीद सकते हैं। इसका मतलब है आप जाएंगे, आपने पैसे दिए, आपने स्टॉक एक्सचेंज पे अकाउंट बनाया, आपने पीएसओ के शेयर्स खरीद लिए, अब आप पीएसओ के ओनर बन गए हैं। इसी तरह अब 1 हफ्ते के बाद आपको पैसों की जरूरत पड़ गई है, आपने वो दोबारा स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स बेच दिए, तो क्या हुआ कि आपकी वो ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर हो गई।
इसका मतलब ये सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह नहीं है कि जी आपका एक बाप है, उसने बिजनेस शुरू किया है, एंड में बाप की तबीयत खराब होना शुरू हो गई या वो बीमार होना शुरू हो गया तो जी कारोबार बैठना शुरू हो गया, कारोबार बंद होना शुरू हो गया, या बाप फौत हुआ तो पीछे से झगड़े पड़ गए कि जी कारोबार को कौन संभालेगा। इसमें कॉरपोरेशंस में ऐसा नहीं है। क्यों? अच्छा, इस पे अगला पॉइंट भी आ जाता है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अच्छा, कॉरपोरेशंस में ओनरशिप और मैनेजमेंट फर्क होती है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि पीएसओ का आप शेयर खरीद सकते हो और ओनर बन सकते हो। अच्छा, पीएसओ का शेयर खरीद लिया, ओनर बन गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पीएसओ को चलाने में भी आप जाओगे बीच में। पीएसओ को चलाने के लिए जो मैनेजमेंट होगी वो अलहदा होगी। वो आपकी मैनेजमेंट और ओनरशिप अलहदा होती है। कॉरपोरेशंस को मैनेजमेंट चलाती है, ओनर्स जो है वो कंपनी से बाहर होते हैं। इसी तरह फिर आखिर चौथा पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस। वही, एक ओनर मर भी गया, कोई प्रॉब्लम भी हो गया, ओनर का और बिजनेस का चूंकि सिर्फ इतना ही ताल्लुक है कि ओनर ने इन्वेस्टमेंट की है, अब उसको मैनेजमेंट चला रही है, तो मैनेजमेंट, अगर ओनर मर भी गया तो मैनेजमेंट अपनी जगह काम करती रहेगी और उसके पीछे से नया ओनर आ जाएगा, तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस होगी। ये कुछ फवायद हैं इनकॉर्पोरेशन के। अच्छा, अब डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहली बात तो ये हैवी टैक्सेशन। जिस तरह कॉर्पोरेट, अगर आप पर्सनल इनकम में देखो तो पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अगर आप 6 लाख से कम, एक बिजनेसमैन जो सोल प्रोप्राइटरशिप पे रजिस्टर्ड है, वो अगर 6 लाख रुपए से कम इनकम कमाता है तो वो उसको कोई टैक्स नहीं है। 12 लाख रुपए से कम कमा, 6 लाख और 12 लाख के दरमियान है तो आई थिंक 5% है। 12 लाख से 18 लाख है तो 10% है। इस तरह प्रोग्रेसिव रेट टैक्स स्लैब्स हैं। और मैक्सिमम भी जो शायद टैक्स रेट अप्लाई होता है वो जाके आई थिंक 25% या 27% के करीब हाईएस्ट ब्रैकेट है उस बंदे की जो महीने के अंदर जो है वो 50 लाख 60 लाख जिसकी तनख्वाह है, उस पे वो मैक्सिमम टैक्स स्लैब अप्लाई होती है। लेकिन जब आप कॉरपोरेशन की बात करते हो तो कॉरपोरेशन चाहे 1 रुपया कमाए, चाहे अरबों रुपए कमाए, कॉरपोरेशन की जो है वो टैक्सेस वो आपके फिक्स हैं। और वो टैक्सेस आपके हाई होते हैं। मतलब जनरली पाकिस्तान में जो रेट चल रहा है वो 30% चल रहा है। इसका मतलब है कॉरपोरेशन चाहे थोड़े पैसे कमाए, ज़्यादा पैसे कमाए, उसको एक फिक्स रेट टैक्स का लगना है। वो कितना है? 30%। और ऑन दी अदर हैंड फिर उसके बाद कॉरपोरेशन में डबल टैक्सेशन भी होती है। मतलब ये कि लेट से आपकी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, पहले वो अपने प्रॉफिट पे टैक्स देगी, उसके बाद जब वो प्रॉफिट टैक्स देने के बाद वो, चूंकि आप ओनर हो कॉरपोरेशन, जाहिर बात है आपको वो टैक्स इनकम प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। अच्छा, जब आपको प्रॉफिट ट्रांसफर होगा, अब आपको पर्सनल इनकम हुई है तो अब पर्सनल टैक्स भी अप्लाई होगा। इसका मतलब है कि एक ही प्रॉफिट, उस पे पहले कॉरपोरेशन के लेवल पे कॉरपोरेशन ने टैक्स दिया, उसके बाद टैक्स कटवाने के बाद आपको आपको ओनर को पैसे ट्रांसफर किए, अब ओनर को इस पे पर्सनल टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब है डबल टैक्सेशन भी होती है कॉरपोरेशंस में। फिर दूसरा क्या है? ग्रेटर रेगुलेशन। ग्रेटर रेगुलेशन, जैसा मैंने कहा था ना कि सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में आप सुबह उठे, आपने जो है वो कोई चीज़ें खरीदी और बेचनी शुरू कर दी, बस कुछ रजिस्टर नहीं कराया, कोई पेपर वर्क नहीं कराया, ये सारी चीज़ें, और आपको कोई गवर्नमेंट ज़्यादा पूछती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका अपना पैसा है, आप उसके साथ जो मर्जी करो। ठीक है, ऑब्वियसली इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, लेकिन लीगल फ्रेमवर्क में रह के आप अपने पैसे को जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, गवर्नमेंट को कोई बहुत ज़्यादा इशू उसमें नहीं है। लेकिन जब आप कॉरपोरेशन बनाते हो तो फिर ग्रेटर रेगुलेशन, गवर्नमेंट कहती है ये भी शराइत आप पूरी करें, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, इस तरह आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी करनी है, आपको हमारी ये क्राइटेरिया मीट करना है, तो आपके ग्रेटर रेगुलेशन। इसी तरह कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, जिस तरह मैंने अगेन वही बात कि आपको कॉरपोरेशन को रजिस्टर कराना है, लॉयर हायर करना है, पेपर वर्क करना है, इन सारी चीज़ों के ऊपर खर्चा आता है।
ठीक है। फिर उसके बाद आखिरी डिसएडवांटेज में हम आ रहे हैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। अच्छा, ये एक एडवांटेजेस में भी है कि ओनरशिप और मैनेजमेंट फर्क है, ठीक है। ये एडवांटेज भी पीछे हमने एडवांटेज में भी देखा था, क्यों? क्योंकि ओनरशिप मालिक फौत भी हो गया तो कंपनी चलती जा रही है, मैनेजमेंट जो है वो कंपनी को चला रही है, मालिक अलहदा है, मैनेजमेंट अलहदा है। लेकिन ये एक डिसएडवांटेज भी है, जब हमारा अपना कारोबार होता है तो हम उस पे हम मेक श्योर करते हैं कि उसमें नुकसान ना हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और ये सारी चीज़ें। लेकिन जब ओनर अलहदा होगा, मैनेजमेंट अलहदा होगी, तो मैनेजमेंट को तो अपनी तनख्वाह से, अपने पर्क्स एंड बेनिफिट से गर्ज है। उसको ये गर्ज नहीं है कि कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, उनको ये गर्ज होगा कि हमारी तनख्वाहें, हमारे बेनिफिट्स मैक्सिमाइज हो। तो अब यहाँ पे ये एक डिसएडवांटेज भी है कि ओनर कंपनी से बाहर बैठा है और कंपनी को जो लोग चला रहे हैं वो मैनेजमेंट, उनका उस तरह उनका इंटरेस्ट, जो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, जहाँ पे सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट होती है। अब पब्लिकली ओन्ड एंड क्लोजली हेल्ड कॉर्पोरेशंस, इनमें डिफरेंस हमने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया, इसको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। अच्छा, जो पब्लिकली हेल्ड कॉर्पोरेशंस होती हैं ना, चूंकि ये वो कॉर्पोरेशंस हैं जिन्होंने अवाम से पैसा, अवाम ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, लोगों का पैसा उस कंपनी में लगा हुआ है। तो अब गवर्नमेंट गवर्नमेंट का काम है कि एक ऐसा सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जहाँ पे अवाम के पैसे को प्रोटेक्ट किया जा सके। ये डबल शाह वाला मामला ना हो कि लोग आ रहे हैं, कोई डबल शाह जो है वो बेवकूफ़ बना के लोगों को कह रहा है हमें इतने पैसे दो तो 10 दिन में डबल कर देंगे, 20 दिन में डबल कर देंगे, 1 महीने में डबल कर देंगे। ऑब्वियसली हमारे लोग जो हैं वो अपने आप को उस तरह प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट का रोल होता है कि वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, कॉरपोरेशंस को पाबंद करे कि अगर आपने अवाम का पैसा इस्तेमाल करना है तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी ताकि ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी क्रिएट हो सके। तो बाय लॉ पब्लिकली ओन्ड कॉरपोरेशंस मस्ट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद GAAP, ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मतलब ये कि अब पहले तो था ना, मैंने जब सोल प्रोप्राइटरशिप पे काम कर रहा था, सेल होती थी, पैसे दराज में फेंक देता था, कोई खर्चा करना होता तो दराज से निकाल के खर्चा कर लेता था, कोई हिसाब नहीं था, बस अंदाजन सब कुछ चल रहा था। लेकिन अगर आप कॉरपोरेशन है और स्पेशली पब्लिक लिमिटेड कॉरपोरेशन है तो फिर आपको अपनी तमाम अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, तमाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी, और अपनी मर्जी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनानी पड़ेंगी, ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी पड़ेंगी जो ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तहत हों। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवा के फिर आपने उनका ऑडिट करवाना है। आपको इंटरनल ऑडिटर भी रखना है और आपको एक्सटर्नल चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट से आपको उसका ऑडिट करवाना है। मतलब आपको किसी बाहर एक न्यूट्रल एंटिटी को वो चेक करवा के उनसे सर्टिफिकेट लेना है। ऑडिटर्स आपके थर्ड पार्टी एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं, जिस तरह फर्गूसन्स है, आपकी KPMG है, ये कंपनीज क्या करती हैं, ये एक्सटर्नल ऑडिट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ये जो आपकी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, ये इनके पास जाती हैं, इनको कहती हैं देखें जी हमने ये पूरे साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, आप इनको ऑडिट करें। वो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं, पीछे जाके आपकी कंपनी के आके रिकॉर्ड्स को देखते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर शो कर रही हैं आपके बिजनेस की। और फिर इन कॉरपोरेशंस को दे शुड कंप्लाई विद फेडरल सिक्योरिटीज एंड लॉज, और फिर सबमिट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। ठीक है, अब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना भी ली, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट भी कर लिया,
फिर आपके पास जो आपके सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज, जिस तरह हमारा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान, ये बेसिकली सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है, रेगुलेटर है कि ये जो कॉरपोरेशंस हैं ये इनके लिए रूल्स एंड गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। तो फिर आपने अल्टीमेटली अपनी सारी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को फिर जमा करानी होती है ताकि वो रिव्यू करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज को फॉलो करनी। अगेन पब्लिक लिस्टेड कंपनी कौन सी है? वो कंपनी जिसके शेयर्स मार्केट में बिक रहे हैं। नेस्ले, यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पीएसओ, ओजीडीसीएल, एंग्रो, एंग्रो फूड्स, एंग्रो पॉलीमर, ये अलग-अलग कंपनीज हैं। ठीक है, ये फॉर्मेशन का तरीका है, ये यूएस का है, इसलिए हम इसको भी इग्नोर करेंगे। अच्छा जी, अब जो बात समझने की है वो ये है कि मैंने कहा आप आज जाके पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से नेस्ले का शेयर खरीद सकते हैं और नेस्ले के मालिक बन सकते हैं। अब आपने नेस्ले का शेयर खरीद लिया, नेस्ले के आप मालिक बन गए। इसका क्या मतलब है कि नेस्ले का जो हेड ऑफिस है माल रोड पे, हाँ, आप शेयर खरीद के माल रोड ऑफिस में घुस जाएं और जाके कहें मैं तो जी ओनर हूं, हाँ, अब मैं फैसले करूंगा, मैं चलाऊंगा। आपने शेयर खरीदा है, आप जरूर ओनर हैं, ठीक है, लेकिन इस ओनरशिप का ये हरगिज मतलब नहीं कि आप बिजनेस में जाके उसके अंदर इंटरफेयर कर सकते हैं। क्यों? याद है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनर अलहदा है, मैनेजमेंट अलहदा है। जो लोग नेस्ले को चला रहे हैं वो अलहदा हैं और नेस्ले के जो शेयर्स खरीद के ओनर बन रहे हैं वो अलहदा है। अच्छा, अब जब आपने नेस्ले का शेयर खरीद लिया, आप ओनर बन तो गए, अब फिर आप क्या, आपको क्या, फिर आपको उसका क्या फायदा? पहली चीज, जो शेयर होल्डर होता है ना, उसको जो शेयर खरीदता है, ओनरशिप खरीदता है, उसको हम शेयर होल्डर कहते हैं या स्टॉक होल्डर। अमेरिकन, बेसिकली शेयर होल्डर और स्टॉक होल्डर ना ब्रिटिश एंड यूएस वेरिएंट्स है। अमेरिका में स्टॉक होल्डर कहते हैं और यूके में शेयर होल्डर कहा जाता है। पाकिस्तान में चूंकि हम लोग का ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो यूके की तरफ है, तो हम लोग पाकिस्तान में शेयर होल्डर का वर्ड यूज करते हैं। खैर, चाहे शेयर होल्डर हो, स्टॉक होल्डर हो, इससे मुराद क्या है? वो बंदा जिसके पास कंपनी के कुछ शेयर्स हैं। अच्छा, अब जिसके पास कंपनी के शेयर्स हैं उसके क्या राइट्स हैं? सबसे पहले, अब क्या है? वोटिंग। वोटिंग क्या? अब जिस तरह मैंने कहा ओनरशिप अलहदा है, मैनेजमेंट अलहदा है। अब क्या होता है, हर साल जो मैनेजमेंट है वो की डिसीजंस, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं वो एनुअल जनरल मीटिंग में रखती है। कंपनी की हर साल एनुअल जनरल मीटिंग होती है। एनुअल जनरल मीटिंग में कंपनी जो है वो अपने पूरे साल के प्लान्स और मेजर चीज़ों को पुट फॉरवर्ड करती है और जो स्टॉक होल्डर्स हैं वो वोट करते हैं। ठीक है, जिस तरह आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट में कहते हैं ना कि जी पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान की अवाम चला रही है, वो किस तरह अवाम इस तरह चला रही है कि आप इलेक्शन में वोट दे के प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, मेंबर नेशनल असेंबली बना देते हैं और आपका काम खत्म हो जाता है। आप वोट करके मेंबर नेशनल असेंबली बना देते हैं, उसके बाद मेंबर नेशनल असेंबली जो है वो सारे मिलके वो प्राइम मिनिस्टर चूज करते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान का सिस्टम निज़ाम को चलाना शुरू कर देता है। अब टेक्निकली ये अज्यूम किया जाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने एमएनए चूज किए, एमएनए ने प्राइम मिनिस्टर चूज किया और प्राइम मिनिस्टर अब आपके बिहाफ पे जो है वो मुल्क चला रहा है। अब अच्छा, अब आप बारी बारी नहीं, वो आपके पास नहीं आएगा, हाँ जी मैं ये काम कैसे कर लूँ, ये काम ऐसे कर लूँ। आपने उसको राइट दे दिया
कि आप इसको आप ऐसे चल। इसी तरह कंपनीज में स्टॉक होल्डर जो है वो वोटिंग के साथ कंपनी के डायरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, फिर आगे डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी को चलाते हैं। ठीक है, तो एनुअल जनरल मीटिंग में डिफरेंट इश्यूज भी ज़ेरे बहस आते हैं, डायरेक्टर्स भी सिलेक्ट होते हैं और जो मेजर चीज़ें हैं वो पुट फॉरवर्ड की जाती हैं। शेयर होल्डर्स जो है वो या तो खुद वोट कर सकते हैं इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी, मतलब आप किसी और को भी अपनी जगह पे नॉमिनेट कर सकते हो कि आपकी जगह पे जाके वोट करें। दूसरा, प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स। प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स मतलब ये कि आपको याद है ना डिविडेंड्स क्या, रिटेन्ड अर्निंग्स और डिविडेंड्स की बात हुई थी। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने पास रख लेती है उसको हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, और प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को, ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उसको हम कहते हैं डिविडेंड्स। तो अब अगर कंपनी जितना डिविडेंड दे रही है तो प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर आपने कंपनी का 1%, आपने जितने शेयर्स खरीदे हुए हैं वो कंपनी का 1% बनता है, तो अगर कंपनी 100 रुपए का डिविडेंड देगी तो आपको 1 रुपया मिल जाएगा। अगर आपके पास 10% के शेयर्स हैं तो अगर कंपनी जो है वो 100 रुपया डिविडेंड देगी तो 10 रुपये आपको मिल जाएंगे। जिसके पास 5% शेयर होंगे उसको 5 रुपये मिल जाएंगे, जिसके पास 1% शेयर होगा उसको 1 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो शेयर होल्डर को क्या, उसके दो राइट्स हो गए। एक तो वो वोट करके डायरेक्टर सिलेक्ट कर सकता है, एनुअल जनरल मीटिंग में डिफरेंट इश्यूज पे अपनी राय का इजहार कर सकता है। ठीक है, दूसरा, जब भी कंपनी डिविडेंड देगी तो उसको उसकी ओनरशिप के मुताबिक उसको उतना हिस्सा मिलेगा। और फिर तीसरा है डिस्प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इन अ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन कहते हैं कि जी कंपनी खत्म हो गई, सब कुछ बेच बाच के पैसे पैसे हाथ में आ गए, बिजनेस खत्म कर दिया, वाइंड अप कर दिया, सब कुछ बेच दिया। अब क्या है, अगर लेट से ऐसी स्टेज आ गई कि कंपनी खत्म हो रही है, सब कुछ बेच रहे हैं, तो फिर जितने की वो कंपनी बिकेगी पहले लाइबिलिटीज, क्योंकि आपको याद है लाइबिलिटी में हमने वादा किया हुआ है कि हमने पैसे वापस करने ही करने हैं, लेकिन लेकिन जो है ओनर को हमने कोई ऐसा वादा नहीं किया। उसने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 1 लाख, अच्छा लाइबिलिटी और स्टॉक होल्डर में क्या फर्क है, लाइबिलिटी में 1 लाख उसने इन्वेस्ट किया, हमने 1 लाख रुपया भी वापस करना है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी वापस करना है। हम पाबंद हैं, हम ये नहीं कह सकते सॉरी पैसे नहीं है या अभी मूड नहीं है, अभी हम नहीं वापस करना चाहते। जो हमने एग्री किया है हम लायबल हैं, हमने वापस करना ही करना है। ऑन दी अदर हैंड वही पैसा जब 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपया ओनर इन्वेस्ट करता है और शेयर खरीदता है, उसको हम कहते हैं, वो कहता है मेरे पैसे कब वापस मिलेंगे, तो आप उसे कहते हो भाई अब आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे, इन पैसों के बदले हमने आपको कंपनी में 5% का मालिक बना दिया है। तो आप कहते हो भाई मैं 5% का क्या, मैं क्या करूं, तो हम कहते हैं आप पहले आके एनुअल जनरल मीटिंग में आप वोट दे सकते हैं, टोटल वोट का 5% वोट आपके पास होगा, फिर जब हम डिविडेंड देंगे तो उसका 5% आपको मिलेगा। अगर कंपनी नुकसान में जाती है, कोई मसला होता है, कंपनी खत्म कर देते हैं, तो कंपनी जितने की भी बिकेगी, जो हमारे हाथ में पैसे आएंगे पहले लाइबिलिटीज को पे करके जितने पैसे बचेंगे वो 5% आपको मिल जाएगा। तो ये है राइट्स स्टॉक होल्डर्स के। ठीक है, अच्छा अब अगर हम स्टॉक होल्डर्स को या आप इसको हम कहते हैं ऑर्गेनोग्राम, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनोग्राम में एक कंपनी में सबसे ऊपर स्टॉक होल्डर्स आते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर स्टॉक होल्डर, अच्छा लेकिन ये मैंने जैसा पहले भी जिक्र किया ना, स्टॉक होल्डर सबसे ऊपर स्टॉक होल्डर्स आते हैं, लेकिन वो उसी तरह आते हैं जिस तरह हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की हुकूमत में अवाम अवाम ही रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जितनी अवाम पाकिस्तान की हुकूमत में रिस्पॉन्सिबल है उतना ही स्टॉक होल्डर जो है वो बिजनेस में रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये कि अवाम एक बार बेचारी वोट दे के साइड पे हो जाती है, उसके बाद आगे हुकूमत जाने वो आपके आपके जो भी करे, अब आपका रोल
खत्म हो गया। इसी तरह स्टॉक होल्डर का क्या है, स्टॉक होल्डर जो है वो साल में एक बार मिलता है, वो वोट दे के इम्पोर्टेंट इश्यूज और के ऊपर वोट करता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेट कर देता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सिलेक्ट कर दिया, अब स्टॉक होल्डर्स का काम खत्म। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आगे रिस्पॉन्सिबल हैं कंपनी को चलाने के। ठीक है, ये है आपके स्टॉक होल्डर्स राइट्स। और फिर स्टॉक होल्डर लेजर्स आर ऑफन मेंटेन्ड बाय अ स्टॉक ट्रांसफर एजेंट और स्टॉक रजिस्ट्रार। ये आगे जाके हम देखेंगे। हर कंपनी का एक स्टॉक रजिस्ट्रार होता है जो कि रिकॉर्ड रखता है। चूंकि मैंने कहा अब अवाम में आप शेयर्स बिकते हैं और आप देखोगे चूंकि मिलियंस ऑफ शेयर्स जो है वो ट्रेड हो रहे होते हैं, इसका मतलब है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के हजारों लाखों इवन मिलियंस ऑफ ओनर्स हो सकते हैं। तो उस सब का रिकॉर्ड रखने के लिए एक अलहदा आपको एक अलहदा इंडिपेंडेंट यूनिट चाहिए जिसको हम कहते हैं स्टॉक रजिस्ट्रार। ठीक है, तो ये जो कंपनीज होती हैं इन्होंने स्टॉक रजिस्ट्रार्स की सर्विसेज ली होती हैं जो कि तमाम हर कंपनी के शेयर होल्डर स्टॉक होल्डर्स का रिकॉर्ड रखते हैं। अच्छा, अब शेयर होल्डर स्टॉक सर्टिफिकेट होता कैसा है? ठीक है, ईच यूनिट ऑफ ओनरशिप इज कॉल्ड अ शेयर ऑफ स्टॉक। स्टॉक सर्टिफिकेट सर्व एज प्रूफ दैट अ स्टॉक होल्डर हैज परचेज्ड शेयर्स। अच्छा, पहले जमाने में जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते थे ना, तो आपको एक फिजिकल सर्टिफिकेट मिलता था, उसके ऊपर लिखा होता था, आपका नाम लिखा होता था, आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं ये लिखा होता था, उसके ऊपर उसकी पार वैल्यू लिखी होती थी, कंपनी का टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, वो सारी चीजें, मतलब फिजिकली आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता था कि आप इतने शेयर्स के मालिक हो। वेयर एज लेकिन अब चीज़ें चूंकि डिजिटाइज हो गई हैं, डिजिटल वर्ल्ड में हम दाखिल हो रहे हैं, तो अब जनरली अब ये चीज़ें फिजिकल शेयर्स इशू नहीं किए जाते। अभी भी कुछ इंस्टेंसेस में हो रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम शिफ्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास डिजिटल अकाउंट्स हैं, जिस तरह हमारे बैंक अकाउंट्स हैं उसी तरह हमारे स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक मार्केट के साथ भी अकाउंट खुल जाता है। और जब आप शेयर्स खरीदते हो तो ऑटोमेटिकली डिजिटली वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, और फिर जब आप उनको बेचते हो तो वो वहीं से ही रिमूव हो जाते हैं और वापस ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छा जी, ऑर्गेनोग्राम में सबसे ऊपर तो स्टॉक होल्डर्स हो गए। स्टॉक होल्डर्स से नीचे क्या आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जिससे मैंने कहा था सिलेक्टेड बाय अ वोट ऑफ द स्टॉक होल्डर्स, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? बेसिकली स्टॉक होल्डर्स जो हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिलेक्ट करते हैं, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो कंपनी को फिर मैनेज करने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर एक्चुअल के जो आपके काम हैं वो कंपनी सेक्रेटरी क्या देखता है? कॉन्ट्रैक्चुअल एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन। ट्रेजरर क्या होता है? वो कस्टोडियन ऑफ फंड्स होता है। कंट्रोलर कौन होता है? वो आपका चीफ अकाउंटेंट होता है। और फिर उस तरह उसके बाद आपके पास अदर वाइस प्रेसिडेंट्स फॉल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेशंस, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक होल्डर्स, राइट्स ऑफ स्टॉक होल्डर्स, और किस स्टॉक होल्डर जब कोई खरीदता है, शेयर्स खरीदता है, तो उसके कंपनी में क्या राइट्स होते हैं, ये हमने एक जनरल डिस्कशन किया अबाउट ओनर्स इक्विटी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिटेल से देखेंगे कि इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है और इसकी डिटेल्स क्या है। अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर ओनर्स इक्विटी को आगे कंटिन्यू करेंगे।